लता मंगेशकर ने जब पैसे कमाने शुरू किए ना, तो बड़े शौक से एक चीज खरीदी, रेडियो। वो रेडियो जिस पर लता मंगेशकर की आवाज हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ये आवाज हमारे दिलों में बसती है, देश के दिल में बसती है। कहते हैं ना, मेरी आवाज ही पहचान है। लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी पहचान है। लेकिन जब बमुश्किल पैसे जोड़े और रेडियो खरीदा, तो फिर उसे बेच दिया। क्यों बेचा? क्या वजह थी कि जिस रेडियो पर लता मंगेशकर की आवाज करोड़ों लोग सुना करते थे, उस रेडियो को लता मंगेशकर ने बेच दिया और फिर फैसला किया कि कभी रेडियो खरीदूंगी ही नहीं। क्या हुआ था ऐसा? लता मंगेशकर की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो सिखाती है कि अगर हुनर हो और जज्बा हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ। पिता संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर और एक मशहूर ड्रामा कंपनी भी चलाते थे। जब लता पैदा हुई तो ही पिता को यकीन हो गया कि मेरी बेटी में कोई दैवीय शक्ति है, ये कुछ बड़ा करेगी। पिता शुरू से ही लता को अपना बेटा मानते थे। लता का एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर और 3 बहनें आशा, मीना और उषा। 5 साल की उम्र से ही लता की संगीत की ट्रेनिंग शुरू हो गई, क्लासिकल संगीत की। पिता को फिल्मी संगीत पसंद नहीं था, फिल्मों में जाने के वो सख्त खिलाफ थे। कुछ वक्त बाद परिवार इंदौर से महाराष्ट्र के सांगली आ गया। लता मंगेशकर ने घर में संगीत का माहौल देखा और खुद ब खुद उनका झुकाव जो है वो संगीत की तरफ हो गया। रियाज शुरू हो ही चुका था। 6 साल की उम्र में लता ने के.एल. सहगल की फिल्म देखी और वो के.एल. सहगल की फैन हो गई। एक तरह से लता ने के.एल. सहगल को अपना गुरु बना लिया। छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के साथ जो है नाटकों में हिस्सा लेने लगी और फिर 1941 में पूरा परिवार सांगली से पुणे आ गया। पिता लता को संगीत के साथ साथ जिंदगी की भी कई सीख दिया करते थे, लेकिन ये सीख लता ज्यादा उम्र तक नहीं ले पाई। 1942 में उनके पिता का निधन हो गया। लता उस वक्त महज 13 साल की थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, पैसों की तंगी आ गई। लेकिन लता के पिता हमेशा से ये कहते थे कि ये मेरा बेटा है। जब पहली बार आकाशवाणी पर लता का गाना पिता ने सुना था तो मां से कहा था कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, लता मेरे पूरे परिवार को संभाल लेगी। लता को भी अपने पिता की यह बात मालूम थी, लेकिन सवाल यह था कि किया क्या जाए। लता को गाना गाना आता था, नाटकों में अभिनय करना आता था, फिल्मों में काम करना उनके पिता को पसंद ही नहीं था। लेकिन जिंदगी क्या ना करवाए, मजबूरी में लता को यह फैसला करना पड़ा कि भाई अब जो भी काम मिलेगा वो मुझे करना होगा, क्योंकि परिवार में मां है, एक छोटा भाई है, 3 छोटी बहनें हैं। उनके पिता के एक दोस्त थे श्रीपद जोशी। उन्होंने परिवार की मदद का फैसला किया। उन्होंने मास्टर विनायक से बात की। वो एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म में लता को एक छोटा सा रोल दिया गया और एक गाना भी दिया गया। ये एक मराठी फिल्म थी जिसमें लता ने पहली बार गाना गाया। फिल्म का नाम था गजभाऊ। मास्टर विनायक ने ही पूरे मंगेशकर परिवार को फिर कोल्हापुर बुला लिया। मास्टर विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता थे। मास्टर विनायक ने इसके बाद एक फिल्म बनाई बड़ी मां। उसमें उन्होंने कास्ट किया उस वक्त की मशहूर अदाकारा नूरजहां को। नूरजहां खुद भी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन लता मंगेशकर का गाना नूरजहां को बहुत अच्छा लगता था। तो फिल्म के सेट पर जब भी मौका मिलता था वो लता मंगेशकर को अपने पास बुला लेती थी और कहती थी गाना सुनाओ, और लता उन्हें सुनाती थी। इसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लता पहली बार बंबई आई। जी हां, उस वक्त मुंबई बंबई हुआ करती थी। लता को सिर्फ सहारा था तो मास्टर विनायक का। मास्टर विनायक लता को काम तो दिलवा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानते थे कि लता के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका छिपी हुई है। लता फिल्मों में एक्टिंग तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार चलाने की मजबूरी थी, सो फिल्मों में एक्टिंग की। लेकिन जब धीरे धीरे प्लेबैक सिंगिंग के मौके मिलने लगे तो 1947 में उन्होंने एक्टिंग को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
और इसके बाद हुआ वो हादसा जिसके बाद लता ने कभी रेडियो नहीं खरीदा। लता मंगेशकर ने अपने जुड़े हुए पैसों से बड़े प्यार से एक रेडियो खरीदा था, लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन किया तो उस पर पहली खबर सुनी कि केएल सहगल नहीं रहे। वो केएल सहगल जिनकी लता 6 साल की उम्र से फैन थी, उन्हें अपना गुरु मानती थी। लता का दिल टूट गया। रेडियो पर पहली ही खबर यह सुन ली। उसके बाद लता ने उस रेडियो को बेच दिया और फिर फैसला किया कि अब कभी रेडियो नहीं खरीदूंगी। जिस दौर में लता ने गाना शुरू किया ना, उस दौर में अभिनेत्रियों की जो आवाज है वो थोड़ी भारी हुआ करती थी और लता की आवाज को पतला माना जाता था। 17-18 साल की लता को इंडस्ट्री अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर लता को सहारा देने वाले मास्टर विनायक भी नहीं रहे, लेकिन टैलेंट को कोई रोक नहीं पाया। संगीतकार गुलाम हैदर ने लता के हुनर को पहचाना। 1948 में उन्होंने फिल्म मजबूर में लता से गाना गवाया, जो काफी हिट रहा और फिर लता के करियर को एक नई उड़ान मिली। शुरुआत में कहा गया कि लता नूरजहां को कॉपी करती हैं, लेकिन फिर लता ने अपना एक ऐसा स्टाइल डेवलप किया जो लता मंगेशकर स्टाइल बन गया, जिसकी दुनिया आज भी कायल है, आज भी दीवानी है। एक बार दिलीप साहब ने लता मंगेशकर से कुछ ऐसा कह दिया था कि लता मंगेशकर मायूस हो गई थी। लता मंगेशकर को दिलीप कुमार की एक फिल्म में गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन दिलीप कुमार ने कहा कि ये तो मराठी हैं, ये उर्दू शब्दों को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगी, इनका तलफ्फुज उतना साफ नहीं है। ये बात लता को बहुत बुरी लगी, लेकिन लता नई चीजों को सीखने में विश्वास रखती थी। वो मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास के सहायक मोहम्मद शफी के पास गईं, उनसे कहा कि मुझे उर्दू सिखाइए। उर्दू सीखी और इसके बाद लता के तलफ्फुज पर कभी कोई सवाल नहीं उठा और लता मंगेशकर दिलीप कुमार की शुक्रगुजार रहीं कि दिलीप कुमार की वजह से उनका उर्दू का जो तलफ्फुज है वो बहुत साफ हो गया। 20 से 22 साल की उम्र में लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका बन चुकी थीं जो दिन में 6 से 8 गाने रिकॉर्ड करती थीं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम और 2 रात। उनकी आवाज ही उनकी पहचान बन गई और आज भी लता मंगेशकर के बारे में यही कहा जाता है कि मेरी आवाज ही पहचान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।